सोचिए क्या सम्मान है। इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, 16 किलोमीटर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 16 किलोमीटर दारू के नशे में धुत होकर 16, ये पूरे देश के लिए आपदा है। और फिर मैं कहता हूँ यही मौसम है, यही दिल्ली का चुनाव है जब प्रधानमंत्री ने कोरोना का संज्ञान नहीं लिया था। अब कोरोना के नए संक्रमण का आगाज हो चुका है। ये बात कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। देखिए, निश्चित तौर पर बेहद दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री खुद, जब किसान कानून जब लाया गया कोरोना काल में, जब संसद बंद था, काफ़ी देशव्यापी किसान विरोध के कारण, जब तमाम किसानों के समर्थन में देश भर के किसान नेताओं के साथ कंधा में कंधा मिलाकर जब आंदोलन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री कह रहे थे ये तो मन का जो मैल है वो 2 मिनट में ख़त्म किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री कब क्या बोलते हैं ये पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी इतना तो लाज शर्म रखना चाहिए कि आज जब आपके माफ़ी मांगने के कई साल हो गए, तो जाहिर सी बात है, जब जिन बातों को आपने एमएसपी लागू करने की बात की थी, एमएसपी पर कानून बनाने की बात की थी, और आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब आप देश के किसानों को उकसाते थे। जब आप प्रधानमंत्री हो गए, जब आपके हाथ में पावर है, सत्ता है, जब आप कहते थे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, पानी का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, यानी तमाम लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी दिया जाएगा। देश ने देखा जो पैसे आपने अपने औद्योगिक मित्रों को, जिससे पार्टी फंड में चंदा लेकर माफ़ किया, अगर देश के किसानों का माफ़ किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। देश की अर्थव्यवस्था सुधरती। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था का 70% जो है भारत कृषि प्रधान देश है, सारा चीज़ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है, खेतिहर मजदूरों का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अच्छा, नहीं सुना। पंकज जी, कुछ लोग राजनेता कहते हैं कि भी जब चुनाव आते हैं तभी जो है किसान जो है अपने घरों से लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली, आप चुनाव डाल दीजिए, आप किसानों की मांग मान लीजिए, साल भर बाद चुनाव करा लीजिए। आप तो वैसे भी कह रहे थे ना कि एक देश एक चुनाव कराएंगे। तो जब आपको ये लगता है, आज चुनाव कब हुआ आप बताइए? चुनाव दिल्ली में तो अब है ना, लेकिन वो किसान कितने दिन से बैठे हुए हैं? लगभग 47 दिन से तो डडेवाल जी अनशन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कंस मामा, जिनके हाथ मध्य प्रदेश के किसानों के खून से रंगे हैं, वो कृषि मंत्री कुछ नहीं बोलता है। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, आखिर क्यों? आज कल जो स्थिति हुई थी, हमारे किसान नेता जो अनशन पर बैठे हुए हैं डडवाल जी, तो निश्चित तौर पर देश के सभी किसान संगठनों से, देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, देश के सभी राजनीतिक दल, जिन सभी पार्टियों में किसान प्रकोष्ठ है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी है। पंकज जी, जैसे अब पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते? देखो, किसान आंदोलन था उस टाइम पे, उसके बाद चुनाव हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आई, तो पंजाब सरकार के खिलाफ क्यों नहीं करते वहाँ के लोग? अब अगर पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा तो वो कहेगा आप अपने यहाँ मेयर के खिलाफ क्यों नहीं करते? ये आप पत्रकार हैं, आप समझिए। एमएसपी पर कानून पंजाब सरकार नहीं बनाएगी। एमएसपी पर कानून जो बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ये चीज़। देखो, ये तो पता है, लेकिन देखो, किसान अगर नाराज थे तो हरियाणा में कैसे सरकार बन गई? अब फिर वही वाली बात, जब इस पर आओगे आप, किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन, देश की पहलवान बेटियों का आंदोलन, तमाम जो आंदोलन आप देखते हैं, उस आंदोलन में से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आप पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर जिस तरीके से चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है, चंडीगढ़ की घटना, आप हरियाणा से आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 36 में से अनिल मसीह ने 28 वोट रिजेक्ट किए थे।
उस दिन मीडिया के लोगों का प्रवेश वर्जित था, आपको भी पता होगा कि नहीं पता है, किस तरीके से चुनाव नतीजों को प्रभावित किया गया। तो हरियाणा के चुनाव में खास करके भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, जो विरोधी पक्ष वाले लोग वोटर्स होते हैं उनके वोट को, चूंकि उनका संगठन मजबूत है, अब समझो, और चुनाव आयोग से साठगांठ होने के कारण वो पहले अपने विरोधियों का वोट कटवाती है, फिर आपने मुरादाबाद में देखा होगा बल प्रयोग करती है, विरोधियों को वोट डालने नहीं दिया जाता है। फिर आता है ईवीएम पर, 20 लाख ईवीएम लगभग गायब है, 19.5 लाख से ज़्यादा, आप समझिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुब्रमण्य स्वामी क्या करते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली कंपनियों से फोन पर बात करते थे, हम बात करते थे, कौन बात करता था, देश का प्रधानमंत्री क्या कहता था, आप बताइए ना। तो बात तो, या तो अगर ये बात ईवीएम में हैक नहीं हो सकता है तो देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो फैक्ट पे बात करता है ना, आज भी जो है एलिगेशन लगाए गए थे चुनाव आयोग के ऊपर, आज भी जो है फैक्ट टू फैक्ट बात करी है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी झूठा है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे, अरुण जेटली झूठ बोल रहे थे, सुषमा स्वराज झूठ बोल रहे थे, आप बताइए ना। जब अगर ये लोग झूठ बोल रहे थे तो अभी तो प्रधानमंत्री जिंदा है, सुब्रमण्यम स्वामी जिंदा हैं, जिन्होंने जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली कंपनियों से बात किया करते थे, तो उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? क्यों लोगों को ईवीएम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए अगर ईवीएम की सत्यता है तो। ये मतलब प्रधानमंत्री झूठा है। पहले तो आप ये फैसला कीजिए कि प्रधानमंत्री झूठा है या इलेक्शन कमीशन झूठा है। अभी रमेश बदूड़ी जी का एक बयान आया है कि भाई प्रियंका जी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, और जो दिल्ली की सीएम है फिलहाल अतीशी जी के ऊपर भी जो उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर के किस तरीके से सोचते हैं, इतने बड़े मंच से, इतनी बड़ी रैली के अंदर से जो उन्होंने ये बात कही है? ये बात कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। समझिए, आपने देश के प्रधानमंत्री को देखा होगा, जिस टीम का कैप्टन ही जो बदतमीजी बोलता हो, ओ दीदी बंगाल के चुनाव में आपने सुना था, फिर वो मंगलसूत्र बेटी उठा लेंगे तो गाय खोल लेंगे, भैंस खोल लेंगे तो मंगलसूत्र खोल लेंगे, ये जर्सी बछड़ा है तो ये जर्सी गाय है, ये बयान कौन देता? लेकिन ये तो होता है चुनाव के दौरान तो होते हैं बयानबाजी। ये बयान क्या लोकतांत्रिक है? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बोलनी चाहिए? दीदी क्या दिक्कत? दीदी तो कि बहन को ही तो कहा जाता है दीदी। आप एक बात बताओ, मामा तो बाप का साला ही है ना। आप कभी अपने मामा को कहोगे ओ बापू के साले इधर आ जा, तो आपको जूते पड़ेंगे। उसके लिए सत्य बोलो, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए ना, उसी के लिए मामा बना है, आप समझिए। लेकिन मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं कि भी आप आम आदमी पार्टी जो है आपदा है दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी, ये पूरे देश के लिए आपदा है। और फिर मैं कहता हूँ, यही मौसम है, यही दिल्ली का चुनाव है, जब प्रधानमंत्री ने कोरोना का संज्ञान नहीं लिया था। अब कोरोना के नए संक्रमण का आगाज हो चुका है। क्या गांधीनगर में भी मिला है, कर्नाटक में मिला है। तो प्रधानमंत्री जी हो सके तो पिछली बार वाली गलती इस बार ना कीजिए। अगर कोरोना का जिस तरीके से चल रहा है, आप अगर संज्ञान लिए होते, दिल्ली चुनाव में मस्त न होते, 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी में पूरा देश का भट्ठा आपने बिठाया। इस बार कम से कम कोरोना के नए वायरस से संज्ञान लीजिए। चुनाव आज नहीं तो कल भी हो सकते हैं। दूसरी बात रमेश बदूरी की, आपको याद होगा, लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। जिस संसद में आतंकवादी, कटवे, मुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेताओं ने इसका कोई विरोध नहीं किया, इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि माँ ने छोटी गलती में अगर डांटा होता, सचमुच आज अगर उन लोगों की माँ ने अगर छोटी गलती में डांटा होता, मारा पीटा होता, तो आज ये इतनी बड़ी गलतियां ना करते। मैं पूछता हूँ, प्रियंका गांधी जी आप लोग कहाँ देश की वायनाड से सांसद हैं और उस परिवार से आती हैं जिनके परिवार में ने कई प्रधानमंत्री को दिया, जिसके पिता ने अपने शरीर के कई चिथड़े हो गए,
जिनकी दादी ने सीने पर 36 गोलियां खाई, जिसके परिवार के लोगों ने अपना पूरा संपत्ति देश के निर्माण में खर्च कर दिया, रमेश बधूरी गाल की बात कहते हैं। ये हमारे संस्कार और परवरिश में नहीं है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ रमेश बधूरी जी, क्या आपके घर में बहन नहीं है? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके घर में माँ नहीं है? क्या आपके घर में बीवी नहीं है? तो क्या आप अपने दीवार का प्लास्टर क्या उनके गाल की तरह बनाते हैं? क्या कोई सवाल पूछ सकता है? सवाल पूछने वाली बात है। दूसरी बात है, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में औरतों का वही स्थान है जो माँ गंगा का है। औरत पवित्र होती है। जिस सनातन परंपरा में जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुनी गई, आप कह रही हैं कि ये जाति तो दूर की बात है, न बात ही बदल ली। अरे भैया, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं महिलाओं के मान सम्मान पर, महिलाओं के चरित्र पर। ये आपको अधिकार किसने दिया? ये वही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बेटी बचाओ भी तो नारा लगाती है ना भारतीय जनता पार्टी। बीएचयू के गैंगरेप के आरोपियों के साथ भाजपा खड़ी थी, ये बेटी बचाओ का नारा था। कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी थी, तो क्या ये बेटी बचाओ का नारा था? बिल्किस बानो के दरिंदों के साथ ये खड़े थे भाजपा के लोग, ये क्या बेटी बचाओ का नारा था? आप देश की पहलवान बेटियों के साथ न खड़ा होकर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा था, तो क्या ये बेटी बचाओ का नारा था? बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ। बेटी अगर बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, तो भाजपा को भगाना होगा। आप भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में एक विधायक को आजीवन कारावास की सजा हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल देता है। सोचिए क्या सम्मान है। इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, 16 किलोमीटर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 16 किलोमीटर दारू के नशे में धुत होकर 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा। कोई कार्रवाई हुई? हम बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी देख लो सरकार में मतलब एकदम बढ़िया तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। चुनाव कहाँ लड़ रही है? कहीं राज्य महाराष्ट्र में जीत क्या परसेंट वोट आ रहे हैं उसको? सुनो, बेईमानी करने के बाद भी क्या परसेंट वोट आते हैं? आप ये देखो ना, वोटर लिस्ट से जब नाम काट दिए जाएंगे, ठीक है, फिर आप जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको वोट ही नहीं डालने देंगे। फिर शासन प्रशासन के द्वारा जो ईवीएम मशीन, अगर आप कोई भी चीज़, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, जब मोबाइल आप वीडियो बना रहे हैं मान लीजिए, तो इसका बैटरी डाउन होगा या चार्ज होगा? डाउन होगा। तो ईवीएम के 99% बैटरी कैसे चार्ज मिले? आप हमको बताओ। लेकिन आंदोलन क्यों नहीं करते फिर इसके खिलाफ? देखिए, राहुल गांधी आंदोलन क्यों नहीं करते इसके खिलाफ? फिर आप वही वाली बात पर आ गए। तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार बोलते रहे। आपको नहीं लग रहा कि आपको सवाल कहाँ करना चाहिए? आपने कभी सवाल पूछा सरकारों से? आप बताइए, देश प्रदूषण से करा रहा है। खुद देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ प्रधानमंत्री पर्यावरण मंत्री रहते हैं, क्या उन्होंने पर्यावरण की सुध ली? इन्होंने माँ गंगा साफ करने की बात की, क्या माँ गंगा की सफाई हुई? दिल्ली में ये क्राइम कैपिटल बना हुआ है। यहाँ करीब 10,000 पॉकेट मार बसों में सफर करते हैं, लोगों को पॉकेट मारते हैं। आपको याद होगा मोदी जी के भतीजी का पर्स जब पॉकेट मार लिया, 1.5 से 2 घंटे में मिला। लेकिन हमारा और आपका मोबाइल नहीं मिलेगा, हमारा आपका पर्स नहीं मिलेगा। हम कई मंगलसूत्र छीनने वाले गिरोह हैं, कई चैन खींच के ले जाते हैं। कभी अमित शाह जी को देखा दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए? लॉरेंस बिश्नोई का गुरगान सभी के दुकानों पर, मकानों पर जाकर फायरिंग करता है, लूटपाट मचाता है। दिल्ली क्राइम कैपिटल है। दिल्ली इतनी अपराध देश के किसी भी राज्य में नहीं है। पंकज जी, बिदूरी जी पर जो एफआईआर हुई है, क्या लगता है जेल जाएंगे? क्योंकि मोदी और अमित शाह उनके साथ हैं। देखिए, निश्चित तौर पर रमेश बधूरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी को काट देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा साफ साफ एक्सपोज हो चुका है। रमेश बधूरी जैसे लोग अगर विधायक और सांसद चुने जाते हैं, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या गुंडा। मोदी जी का कोई एक्शन नहीं है इस पे? कैसे एक्शन लेंगे? एक बताता हूं आपको। एक बच्चा बाथरूम कर रहा था, साधु जी नदी से स्नान करके जा रहे, बार बार उनका छींटा पड़ रहा, वो अशुद्ध हो रहे। जब वो
साधु ने कहा कि चलते हैं इसके पिताजी से मिलते हैं कि कम से कम बच्चे को तो संस्कार दो। तो साधु ने देखा कि उस बच्चे का पिता छत पर से ही बाथरूम कर रहा। तो बात यह है कि जिस टीम का कैप्टन ही, जब मोदी जी ही असभ्य भाषा बोलते हैं नहीं, तो फिर बाकी उसके सांसदों का क्या कहना। अरे मोदी जी तो महिला सामान्य की बात करते हैं। अच्छा, जसोदाबेन को सम्मान मिला। जो आदमी अपनी लुआई को सम्मान नहीं दिला पाएगा वो दूसरे को क्या सम्मान दिलाएगा। कैसी बातें कह रहे हो। जो अपनी माँ को सम्मान नहीं दिला पाया, 4,000 रुपया बैंक में से निकालने के लिए सस्ती लोकप्रियता के लिए लाइन में लगा दिया। ये पर्सनल हो गया। पर्सनल, राजा का पद पर्सनल नहीं होता है। रामायण पढ़े हो रामायण। जब माँ सीता पर सवाल रामचंद्र जी से पूछा गया तो प्रभु श्री राम ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पर्सनल है, ये हमारी पत्नी है, हम इसको वनवास नहीं भेजेंगे। एक राजा का राजधर्म होता है। प्रधानमंत्री चूंकि गद्दी पर है इसलिए उसका राजधर्म है, हम प्रजा हैं इसलिए हमारा प्रजा का धर्म है।